हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज आपका नीट का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 18, और जिसके टॉपिक हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, दिन प्रतिदिन आपका नीट का दिन करीब आता जा रहा है, 80 दिन बचे हुए हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, मन में घबराहट, एंजाइटी, सिलेबस छूटने का डर, क्या पढ़े क्या ना पढ़े इसका डर मन में सताता है। तो आप इस समय मेन फोकस करिए, अपने पेपर पे एनालाइज करिए, जो गलतियां हैं, जो भी पार्ट वीक है उसी को अच्छे से फोकस करते हुए चले जाइए और धीरे धीरे टेस्ट में नंबर इंप्रूव करते जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके एग्ज़ाम में नंबर को ही इंप्रूव करना होता है। चलिए, हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए आप पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। क्वेश्चन नंबर 91। अगर हम 91 क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेटा 91 क्वेश्चन में दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल और माइनस साइन फॉर डेट्रीमेंटल, जीरो फॉर न्यूट्रल एंड जीरो साइन हाईली डेट्रीमेंटल। तो चौथा गलत हो जाएगा। आसान क्वेश्चन रहा बेटा आपका, क्योंकि प्लस मतलब फायदा है, माइनस डेट्रीमेंटल है, जीरो न्यूट्रल मतलब नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। तो चौथा गलत हो गया, गलत पूछा था। सिंबल वाइज में प्लस 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 माइनस, माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस माइनस, ये हो गया म्यूचुअलिज्म, ये हो गया प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। माइनस जीरो बेटा एमेंसेलिज्म और प्लस जीरो कॉमनसालिज्म और माइनस माइनस बेटा कंपटीशन। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा मैच इनकरेक्ट है। एक्सप्लांट, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, सोमा क्लोन, टिश्यू कल्चर, जीएमओ ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जीएमओ बेटा फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स सभी आते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें सोमा क्लोन, तो कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से आगे जो बना माइक्रो प्रोपगेशन में किसी प्लांट के पार्ट को लेना एक्सप्लांट कहलाता है, टिश्यू लेवल पे कल्चर करना टिश्यू कल्चर, अब उसकी छोटी सी एक कोशिका के जरिए पूरे पौधे को बनाना दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। एक आप टिश्यू जो कि बॉडी की टिश्यू है उससे आपने बनाया, इसलिए सारे एक जैसे होते हैं, इसलिए बोलते हैं सोमा क्लोन्स। Which of the following are incorrect match for population growth? dn upon dt equal to rn, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, सही है। n at टाइम t इक्वल टू एन नॉट e टू पावर आर टी, एक्सपोनेंशियल में आता है। dn upon dt इक्वल टू आर एन, के माइनस एन अपन के लॉजिस्टिक होता है। b माइनस डी होना चाहिए, पर कैपिटा बर्थ माइनस पर कैपिटा डेथ, ये कहलाता है बेटा आपका रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज r, ठीक है। बाकी फार्मूला याद होना चाहिए, k इज द कैरिंग कैपेसिटी अब बेटा कैरिंग कैपेसिटी अगर ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी से, कैरिंग कैपेसिटी बराबर है पॉपुलेशन डेंसिटी के, कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है पॉपुलेशन डेंसिटी के। अगर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कम, ग्रोथ हो जाएगी पॉजिटिव। बराबर है तो एसिम्प्टोट हो जाएगी, यानी जीरो, ना घटेगी ना बढ़ेगी, और ये हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, घटने लग जाएगी, क्योंकि क्षमता से ज़्यादा डेंसिटी हो गई। तो 93 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 94, इफ इन अ पॉन्ड देयर वाज 50 वाटर हाइसिंथ प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू प्रोडक्शन 10 न्यू प्लांट आर एडेड टेकिंग द करंट पॉपुलेशन 60, व्हाट इज द बर्थ रेट। तो बर्थ रेट कहते हैं पर हेड, अगर जो स्मॉल बी होता है बोलते हैं न्यूली एडेड अपॉन ओल्ड पॉपुलेशन। न्यूली 10 ऐड हुआ, ओल्ड कितना है 50, तो हो जाएगा 0.2।
तो 0.2 ऑफ स्प्रिंग पर प्लांट पर ईयर। अगर एडेड वाला डायरेक्ट ना देता, क्योंकि पहले पॉपुलेशन 50 है और नई आपकी हो गई 60, तो घटा के आ जाता 60 माइनस 50 कितना आ जाता 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है? क्राई 1AC कॉटन बॉलवर्म, क्राई 1AB कॉटन बॉलवर्म नहीं भाई, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB होता है और कॉर्न बोरोन में क्राई 1AB होता है। तो करेक्ट मैच तो पहला निकल आया, बोथ वगैरह नहीं था तो आंसर मिल गया। RNAi टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोट एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96। बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज रेजिस्टेंट टू। कहते बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis सेवरल पैथोजन जो आपके इंसेक्ट को प्लांट को हार्म करने वाले पेस्ट को रोकता है, तो इंसेक्ट पेस्ट आ जाएगा, जैसे कि कॉटन बॉलवर्म, कॉर्न बोरर, ये सब के लिए। अब कई लोग तो पेस्ट तो समझ जाते हैं, इंसेक्ट पेस्ट जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं, लेकिन इंसेक्ट प्रेडेटर क्या होता है? इंसेक्ट प्रेडेटर मतलब ऐसा बर्ड या कोई भी जो इंसेक्ट को खाता है। तो इंसेक्ट प्रेडेटर को नहीं मानना, वो तो फायदेमंद हमारे लिए हो जाता है। तो 96 का आंसर हो जाएगा थर्ड। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज नोन एज। तो कहते हैं जब जीन को टारगेट करके उसको एम्प्लीफाई करके ट्रीट टू डिजीज, तो देखिए कभी कभी जब जीन एम्प्लीफिकेशन का शब्द आता है तो लोग PCR समझते हैं, जिससे लगता है कि ये आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होना चाहिए। लेकिन बेटा ध्यान रखिए, यहाँ पर लिख दिया है ट्रीट टू अ एनी डिजीज, तो जब जीन का ट्रीटमेंट आता है तो उसको जीन थेरेपी बोलते हैं। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कई सारे बच्चे डाउट खा जाते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होना चाहिए। नहीं भाई, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम डिजीज को ट्रीट नहीं करते हैं, डिजीज का अर्ली डिटेक्शन, जल्दी पता लगाते हैं। बायोपायरेसी कहते हैं, बायोपायरेसी बायो डकैती है, जैव डकैती, जो कहते हैं इलीगल अनऑथराइज्ड वे में मल्टीनेशनल कंपनीज जो डेवलप्ड या डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का बायो रिसोर्स का हनन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection? तो कहते हैं अगर किसी डिजीज का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो सके तो जल्दी पता चलेगा, तो तब तक उतना डैमेज नहीं हुआ होगा। और उसकी पैथोफिजियोलॉजी मतलब वो कैसे बीमारी किस ढंग से करता है, पैथो मतलब बीमारी करने, फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन क्या है, कार्यकी क्या है। तो हमें क्या करना पड़ा, अर्ली डायग्नोसिस, और अर्ली डायग्नोसिस में PCR आता है, अलीशा आता है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आता है। तो अलीशा आंसर हो जाएगा। ब्लॉटिंग टेक्निक बेटा आपका जैसे सदर्न ब्लॉटिंग DNA के जो आपके बैंड देखने के लिए किया जाता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किया जाता है बेटा आपका RNA के लिए, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है प्रोटीन के लिए। ब्लॉटिंग ही एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिसमें प्रोब को जोड़ा जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है आपके जो भी DNA आपने जेल से निकाला है। क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में कौन एट्रीब्यूट के रूप में नहीं आएगा, तो स्पीसीज इंटरेक्शन। तो बेटा एक कई सारे पॉपुलेशन जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसके बोलते हैं स्पीसीज इंटरेक्शन, एक कम्युनिटी लेवल पे आता है। और जब कम्युनिटी एबायोटिक फैक्टर से जुड़ जाता है तो इकोसिस्टम आता है। बाकी सेक्स रेशियो कितने % मेल है, कितने % फीमेल, नेटिलिटी कितने की मृत्यु हुई, कितने की बर्थ हुआ, नेटिलिटी बर्थ रेट, मोर्टेलिटी डेथ रेट, ये पॉपुलेशन के गुणधर्म हैं। स्पीसीज इंटरेक्शन के लिए कई सारी पॉपुलेशन जो इंटरेक्ट करती हैं बायोटिक कम्युनिटी के गुणधर्म हैं। द इम्पैक्ट ऑफ आई माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी इज। तो आई माइग्रेशन मतलब आई मतलब जुड़ी तो पॉजिटिव देगा, और
टोटल बर्थ ये पॉजिटिव देगा, जबकि ई माइग्रेशन और टोटल डेथ ये नेगेटिव देगा। फार्मूला भी निकाल के आना चाहिए, एन एट टाइम टी प्लस 1 इक्वल टू एन एट टाइम टी प्लस, जो पॉजिटिव वाले थे उनको एक साथ जोड़ दो, उनमें घटा दो निगेटिव वालों को जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 101, मैचिंग का है। अ लेपर्ड एंड लायन इन अ फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, कक्कू लेइंग एग इन क्रो नेस्ट, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजा, कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। चलिए मैच कराते हैं। तो लेपर्ड एंड लायन इन अ फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, तो बेटा लायन और लेपर्ड तो ये दोनों क्या करेंगे, खाएंगे होंगे तो कंपटीशन दिखाएंगे। कक्कू ब्रूड पैरासिटिज्म दिखाएगी, फंजाई म्यूचुअलिज्म दिखाएगा, सामने सामने मैचिंग हो गई। कैटल एग्रेट कॉमन सैलिज्म दिखाएगा। तो A1 B2 C3 D4 आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 102, एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में बेटा आपके कोपॉट्स मरीन फिश के ऊपर, कसकटा प्लांट है, अमरबेल कहलाता है, हेडलाइस आपके जुए, तो सारे एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। कहते हैं एक्टोपैरासाइट का आप उतना अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बात करें एक्टोपैरासाइट में उतना स्पेशल एडाप्टेशन तो नहीं होता है, लेकिन अगर स्पेशल एडाप्टेशन की बात की जाएगी तो बेटा आप बताइएगा इंडोपैरासाइट। इन स्पेशल एडाप्टेशन होता है। स्पेशल एडाप्टेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके किसी स्टमक में या इंटेस्टाइन में रहना है, तो वहाँ के मीडियम के हिसाब से उसको ढलना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, एसिड से जलने से बचना पड़ेगा। द बार्निकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ वेल आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सेलिज्म। तो पूछा गया कि क्यों कॉमन सेलिज्म है, क्योंकि भाई एक्टोपैरासाइट क्यों नहीं हो सकते। कहते बार्निकल इतने वेल जो होती है इतनी बड़ी आपकी मैमल ग्रुप है कि इसके ऊपर बार्निकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस बार्निकल को रहने की जगह मिल जाती है। तो बार्निकल के लिए तो प्लस रहा, लेकिन वेल के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब जीरो हो गया। तो द बार्निकल हार्म द वेल, अगर हार्म कर लेगा तो भाई पैरासिटिज्म हो जाएगा, तो रीजन गलत हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इतनी भारी भरकम वेल के लिए कुछ नहीं होता, ऐसे कहते हैं जाओ निकलो। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को अल्ट्रेशन करना जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है, और इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। टिश्यू कल्चर में प्लांट या एनिमल प्लांट टिश्यू का जो भी प्लांट जैसे लीफ वगैरह लाना वो एक्सप्लांट कहलाता है। हर कोशिका पूरी कंप्लीट प्लांट बनाने की क्षमता रखती है, इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। गैमीट का फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दो नॉर्मल कोशिकाओं का फ्यूजन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, पोमैटो, पोटैटो एंड टोमेटो से। 105, in addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plant to supply alternative resources for industry in the form of starches, fuel and pharmaceuticals। तो कहते हैं टेलर मेड पौधे बनाए जाते हैं जिससे दवाइयाँ, स्टार्च निकाला जाता है, और साथ ही साथ बेटा फ्यूल्स यानी एनर्जी, जेट्रोफा प्लांट वगैरह बनाया गया है बायोडीजल के लिए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय, तो ट्रांसजेनिक में तो फॉरेन जीन आएगा, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स। तो आसान क्वेश्चन हो गया। तो द कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो कहते हैं हम लोग चावल खिलाते हैं उसी में विटामिन ए का जीन डाल दें। तो गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। किसी भी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इनरिच करना बायोफोर्टिफिकेशन कहलाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ए का जीन किस पौधे से लिया गया था, तो डैफोडिल नरगिस पौधे से लिया गया था।
और एक इरविनिया बैक्टीरिया है वहां से भी लिया गया था। डैफोडिल वाला पूछा जा चुका था, इसको याद कर लीजिएगा। बीटी ब्रिंजल बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस का क्राइजिन लगा के फ्लेवर सेवर टोमेटो कहते हैं, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। इसका जो सेल्फ लाइफ होता है मोर हो जाता है, टमाटर जल्दी गलता नहीं है। जीएम क्रॉप्स आर यूज्ड इन इंक्रीज यील्ड बढ़ाने के लिए, केमिकल पेस्टिसाइड पे निर्भरता कम करने के लिए, और फर्टिलिटी जल्दी खत्म ना हो, प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कैसे करेगा? बाई एफिशिएंट यूज, एफिशिएंट यूज के जरिए रोकेगा। तो इंक्रीज एफिशिएंसी, तो लोग कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाएगा जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं, एफिशिएंटली अगर खाएगा तो आराम से जब तक जरूरत होगी लगातार चलता रहेगा, अंधाधुंध खाए ना। क्वेश्चन नंबर 109, सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में बेटा प्लस प्लस होता है, चलिए देखते हैं। बार्निकल गोइंग ऑन बैक ऑफ वेल, तो वेल तो इतनी बड़ी है तो जीरो, बार्निकल प्लस, तो कॉमन सेलिज्म हो गया, तो ए गया तो आंसर चला गया। बाकी बी था, सी 3 में है तो सी पढ़ लेते हैं। एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई म्यूचुअलिज्म शो करता है, तो बी के साथ सी। इंटरेक्शन बिटवीन सी एनमोन एंड क्लॉन फिश, ये बेटा कॉमन सेलिज्म शो करता है, तो बी और सी आंसर हो जाता पहला। फंजाई एंड रूट ऑफ फायर प्लांट, ये बेटा म्यूचुअलिज्म है, माइकोराइजा। लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 110, सेलेक्ट द इनकरेंट मैच फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ। तो याद करो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग डेजिग्नेट करते थे बेटा एन से। डी होता है डेथ, वो भी टोटल, कैपिटल लिख दिया तो टोटल हो जाएगा। आई माइग्रेशन, तो यही गलत हो गया मैचिंग। और बी होता है नेटेलिटी मतलब बर्थ। क्वेश्चन नंबर 111, गॉस कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट। गॉस साहब कहते थे कि जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन करेंगी तो बहुत ज़्यादा दिनों तक दोनों एक साथ नहीं रहेंगी। जो सुपीरियर होगा वो डोमिनेट कर जाएगा और जो इन्फीरियर होगा वो एलिमिनेट मतलब वहाँ से हट जाएगा। लेकिन नेचर में हमेशा ऐसा नहीं होता। जब दो लोगों में कंपटीशन होता है तो ज़्यादातर लोग कंपटीशन को अवॉइड करके मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, रिसोर्स पार्टीशनिंग करना पसंद करते हैं। गॉस साहब ने यही दिया था। तो गॉस कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर सेम। भैया जब तक सेम रिसोर्स नहीं होगा तब तक कंपटीशन नहीं होगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और एक कोई कुत्ता भी नीट की तैयारी कर रहा है तो आपके और उसके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, जबकि दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। तो जबकि एक ह्यूमन अगर कोई आर्ट साइंस का है, कोई नीट की तैयारी करने वाला साइंस साइड का है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि दोनों का रिसोर्स अलग अलग है। बाकी लाइन सही थी लेकिन सेम होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू गॉज प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इन्फीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटेड। सीमित मात्रा में लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए जिससे कि इन्फीरियर एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा थर्ड। Cornell's elegant field experiment showed that on the rocky sea, the larger and competitively superior barnacle dominate the intertidal area and exclude the smaller barnacle Cathamulus from that area। तो सही है। कॉर्नेल साहब ने देखा था रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड और वहाँ पे देखा था कि जो बड़का बार्नकल था बैलेनस वो डोमिनेट करता था एरिया को और सुपीरियर था और इन्फीरियर स्मॉलर कैथामुलस को एक्सक्लूड करता था। जनरली हर्बीवोर एंड प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर। बिल्कुल सही है। हार्बीवोर के पास ना तो अपनी सुरक्षा का कोई उपाय है, प्लांट कहीं भाग नहीं सकता, तो इनको कंपटीशन में ज़्यादा खतरा होता है कंपेयर टू कार्निवोर। तो दोनों बातें सही हैं लेकिन दोनों अलग अलग लाइन हैं, तो नॉट एक्सप्लेनेशन।
विच आर द फॉलोइंग आर फ्यूज इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो मैंने बोला था प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और प्रोटोप्लास्ट अगर आपको प्लांट सेल में देखना है तो आपको सेल वॉल को क्या करना पड़ेगा, रिमूव, तो आपको प्रोटोप्लास्ट दिख जाएगा। यानी प्रोटोप्लास्ट में क्या आएगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इतना जोड़ के बनाता है प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और मेम्ब्रेन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। फ्यूजन के लिए हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम आयन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और सेंडाई वायरस। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 114, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट। प्लांट की वैरायटी जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, आरएनए इंटरफेरेंस वाला, ये सब पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज है। इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट इन प्लांट। तो बायो फोर्टिफिकेशन में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मेनली जब हम लोग पढ़ते हैं तो मेन पूछ रहा है इंपॉर्टेंट, तो पहला ज़्यादा सही हो जाएगा। डिक्रीज सीड नंबर नहीं होगा, प्लांट की हाइट बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं है। तो पहले और दूसरे में मोर प्रिफर्ड क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 115, सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू एवेलुएट द मोरालिटी ऑफ साइंटिफिक ह्यूमन एक्टिविटीज दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहते हैं कि भाई जब आप ये जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है, ये ऐसे ही मनमाने ढंग से नहीं चलना चाहिए। कुछ नैतिक मूल्यों का आकलन करना पड़ेगा, मोरालिटी देखनी पड़ेगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान ना हो रहा, अपने को भी ना हो, दूसरों को भी ना हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। एक कमेटी है जो इस वैलिडिटी को देखती है। तो अब बेटा आपको लग रहा होगा कि एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कहोगे कैसे, बता रहा हूं मैं आपको। कहते हैं एथिकल स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट होता है मोरालिटी देखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म ना हो। तो कहते हैं क्यों देखा जाता है, तो ये तो खुद ही असर्शन में इसी का आंसर दे दिया है कि भाई अगर ये पूछा जाता, जैसे उलट देते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन क्यों किया गया था, क्यों ये रिसर्च की सेफ्टी या वैलिडिटी देखता है, और रीजन में दे दिया जाता कि क्यों, क्योंकि भाई हमें कुछ नैतिक मूल्य, हमारे कुछ एथिक्स हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिसको हमें निभाना पड़ेगा, जिससे हमारे साथ साथ जो और भी लिविंग हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। तब एक्सप्लेनेशन में आ जाता। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए रीजन एम नहीं सही है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, आया हुआ PYQ भी है। फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस हैज। तो कैलोट्रोपिस में पाया जाता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, स्टिकनीस पाया जाता है स्टिकनोस, नक्स वोमिका, एब्रिन और रेसिन ये टॉक्सिन की कैटेगरी में होते हैं। क्विनीन ये बार्क ऑफ सिनकोना ऑफिसिनेल में पाया जाता है। मैचिंग है प्रेडेटर, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट बेटा मेडिटेरेनियन आर्किड ऑफरिस देता है टू बीज, तो डी की मैचिंग 1 से एक ही लाइन से आंसर हो गया। पैरासिटिज्म पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, म्यूचुअलिज्म आपका वास्प एंड फिग, वो भी 100% ऑब्लिगेटरी। पिजास्टर एक स्टार फिश था जो कि प्रेडेटर था। जब बोलते हैं कि इस प्रेडेटर को हटाया गया था इंटर टाइडल जोन ऑफ पैसिफिक कोस्ट
मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट। तो ये दिखाता है प्रेडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 118, मेनी इंपॉर्टेंट फूड लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल, बैट हैज बीन प्रोड्यूस फॉर कमर्शियल स्केल यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड, बिल्कुल सही है। एज ए ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप्ड। कहते हैं ट्रेडिशनल ब्रीडिंग में आपका पहले ब्रीड करिए फिर सीड निकालिए, तो आप डिमांड और सप्लाई में डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा था। टिश्यू कल्चर में कम समय में आप सेम टाइप के कई सारे पौधे बना सकते हो। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। क्वेश्चन नंबर 119, इन नेचर इन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन दे पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कंपटीशन माइट इवॉल्व मैकेनिज्म दैट प्रोवाइड। तो बताइए गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था कि जब दो स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए compete करती हैं तो बहुत ज़्यादा दिनों तक को एग्जिस्ट, एक साथ नहीं सर्वाइव करेंगी। सुपीरियर वाला डोमिनेट कर जाएगा, इन्फीरियर वाला एलिमिनेट कर जाएगा। शर्त होनी चाहिए रिसोर्स सेम होना चाहिए लेकिन सीमित मात्रा, लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा सही नहीं है। इसको बताया था मैकआर्थर ने और कहा था कि एक्सक्लूजन की बजाय वो प्रेफर करते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज या को एग्जिस्टेंस, इसी को बोलते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग। 5 वार्बलर था स्पीसीज जिसको बोलते थे, एक ही पेड़ पे रहते थे और इनमें कंपटीशन नहीं था क्योंकि ये रिसोर्स का बंटवारा कर लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ पोलियो वैक्सीन। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका इस्तेमाल पोलियो वैक्सीन के बैचेस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो स्पैरो, माइस, मंकी एंड फ्रॉग। तो कहते बेटा अब देखिए, अगर सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, मंकीज का। लेकिन भाई मंकीज के लिए लोगों ने विरोध किया, धार्मिक आस्था भी थी, बहुत सारी चीज़ें। और इंसान देखिए, इंसान की प्रवृत्ति होती है बेटा कि जब कोई बड़ा जानवर पे विपत्ति आती है तो उसको थोड़ा सा दुख होता है, छोटे जानवरों पे विपत्ति आती है तो उतना दुख नहीं होता। फॉर एग्जांपल मच्छर मारने में दुख नहीं होता, लेकिन अगर कोई जानवर मारोगे दुख हो जाएगा, वही बात हो गई। तो मंकीज से हट के अब ट्रांसजेनिक माइस पे शिफ्ट हो गया है। लेकिन यहाँ पे स्पैरो, माइस, मंकी, फ्रॉग दिया तो मंकी आंसर हो जाएगा। अगर ट्रांसजेनिक माइस होता तो आंसर होना चाहिए था सेकंड। तो एक्चुअल में क्वेश्चन बनाने वालों को सोचना चाहिए कि क्या वो पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि जब वो एनसीईआरटी की लाइन असल में 2006 की किताब लिखी गई तो वहाँ पे लिखा है कि ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ पोलियो वैक्सीन इफ फाउंड रिलायबल। अगर भरोसेमंद रहा तो दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज। तो जो अभी मंकी का इस्तेमाल किया जा रहा था सेफ्टी टेस्ट के लिए, अब वो रिप्लेस हो जाएगा। तो 120 का आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड, ठीक है ना। चूँकि माइस दिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ट्रांसजेनिक माइस होता तो आपको दिक्कत हो सकती थी, थोड़ा सा याद होना चाहिए आपको। चलिए ये रहा मेरा डिस्कशन। अब आपके सामने आ रहे हैं शैलेंद्र सर। थैंक यू सो मच। So hello everyone, now question number 121 onwards I will be discussing up to 150. Question number 120 first आपके सामने given below are two statements. The Indian government has set up GEAC. तो ये क्या है, Genetic Engineering Approval Committee. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, और ये किसका अप्रूवल देती है, तो ये अप्रूवल देगी रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च। जो जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च हुई है उसकी वैधता के लिए, प्लस सेफ्टी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। बायोपायरेसी इज द टर्म यूज टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेटिव पीपल।
ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, नेटिव पीपल नहीं होना चाहिए। बायो पायरेसी, पायरेसी का मतलब हुआ चोरी, बायो मतलब जैव, तो जैव चोरी मतलब यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। वहाँ के लोगों को, वहाँ की गवर्नमेंट को बिना कंपनसेटरी पेमेंट दिए, बिना उनकी सहमति के वहाँ के बायो रिसोर्सेज को यूज़ करना, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करना, इसे बोला जाएगा बायो पायरेसी। तो विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट गिवन टू द गवर्नमेंट, जहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी थी। तो ये स्टेट गलत हुआ, ये स्टेटमेंट सही था। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 122nd। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ये एली लिली कंपनी ने ई कोलाई को यूज करके ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड, दो पॉलीपेप्टाइड्स अलग अलग सेपरेट ई कोलाई में सिंथेसाइज किए गए थे और उसके बाद फिर इनको डाइसल्फाइड ब्रिज से कनेक्ट किया गया था, क्योंकि मैच्योर इंसुलिन में ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। प्रो इंसुलिन जो इनएक्टिव इंसुलिन है उसमें सी पेप्टाइड चेन भी होगी। तो ये यहाँ पर ई कोलाई से दिया हुआ। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, ये किससे, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस से रिलेटेड है। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस में यहाँ पर जो क्राई प्रोटीन है उससे रिलेटेड जीन, क्राई जीन, इसको आइसोलेट किया जाता है, इसको फिर प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। और यहाँ पर क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB फॉर कॉटन बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म से प्रोटेक्शन के लिए। एडीए डेफिशिएंसी, एडीए डेफिशिएंसी के लिए जीन थेरेपी यूज करते हैं। एडीए डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये SCID में से एक कॉज है एडीए डेफिशिएंसी। और जीन थेरेपी यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये सिंगल जीन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। नाइनटीन 1990 में यूज़ किया गया था ये 4 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए। तो यहाँ पर डिफेक्टिव जीन को करेक्ट किया गया था। एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट ऐसे, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है और ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV। अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर इसको कंफर्म किया जाता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। HIV के लिए होगा PCR या फिर वेस्टर्न ब्लॉट। आंसर हुआ यहाँ पर A इज सेकेंड, B इज फोर्थ, देन C is first and D is third. 122nd. Now we move to other question. Question number 123rd. Following are the steps involved in action of toxin in BT cotton. तो BT cotton में जो steps involve होंगे वो होंगे सबसे पहले inactive toxin converted into active form due to alkaline pH of the gut. ये गलत, पहले सबसे ये Bacillus thuringiensis produce crystals with toxic insecticidal proteins. तो यहाँ पर क्राई प्रोटीन इसीलिए क्रिस्टल्स के शेप में होगी और एक ये पर्टिकुलर फेज में प्रोड्यूस होती है, इस फेज को बोला जाएगा स्पोरुलेशन। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन ये प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले होगा बी, फिर इसके बाद आएगा टॉक्सिन प्रोटीन्स जो ये प्रोड्यूस होती हैं एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के फॉर्म में होंगे और ये फिर एल्कलाइन पीएच की वजह से ये यहाँ पर
एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। तो एल्कलाइन पीएच सॉल्युबलाइजेस द क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स को सॉल्युबलाइज करेगा। इसके बाद फिर ये इनएक्टिव टॉक्सिन्स जो होंगी एक्टिव फॉर्म में, प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्ट इनटू टॉक्सिन, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। और लास्ट में आएगा यहाँ पर एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होगा ये सरफेस ऑफ मिडगट सेल से बाइंड करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा और उसकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर बी, ई, सी, ए एंड डी। तो ये सीक्वेंस। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। Given below are two statements when the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. The process is defined as competition. तो ये सही है। फिटनेस को यहाँ पर मेज़र किया जाता है R से। R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज क्या हुई? ये पॉपुलेशन में ग्रोथ की जो क्षमता है, पॉपुलेशन इंक्रीज का जो पोटेंशियल है, ये मेजर किया जाता है आर से। तो व्हेन द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, द प्रोसेस इज डिफाइंड एज कंपटीशन। तो ये कंपटीशन की सही डेफिनेशन है, स्टेटमेंट सही है। व्हेन फंजाई रिमेन इन एसोसिएशन विद लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो मृतोपजीवी, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर। और यहाँ पर ये क्या है? लिविंग प्लांट्स दिया हुआ है, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये सैप्रोफाइट्स गलत हुआ यहाँ पर। यहाँ पर या तो म्यूचुअलिज्म हो सकता है या फिर पैरासिटिज्म हो सकता है लिविंग की वजह से, सैप्रोफाइट्स नहीं। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज विल शो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो ये आता है सिग्मॉइड कर्व। इसी को बोलते हैं वेयरहाउस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ, ग्रोथ इक्वेशन। ये dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। यहाँ पर k क्या है? तो ये कैरिंग कैपेसिटी। तो लैग फेज फॉलोड बाय फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डेसेलरेशन एंड फाइनली एन एसिम्पटोट। ये लैग फेज हो गया, ये एक्सेलरेशन, फिर ये डेसेलरेशन और फिर ये एसिम्पटोट। एसिम्पटोट जब यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन वो सपोर्ट कर सकता है। तो ये सही दिया हुआ है। एबिलिटी टू रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर एंड रीच इनॉर्मस डेंसिटीज इन शॉर्ट टाइम, ये यहाँ पर गलत है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये तब होगा जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ये इक्वेशन होगी इसके लिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। और यहाँ पर जे शेप कर्व होगा। लॉजिस्टिक ग्रोथ ये सही दिया हुआ है, रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो ए और डी यहाँ पर सही है, थर्ड आंसर। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। The species of plants that play vital role in controlling the relative abundance of other species in a community is called। तो इनको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। ये उसकी स्टेबिलिटी के लिए इकोसिस्टम की, उसकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को प्रॉपर रखने के लिए इनका इम्पॉर्टेंट रोल है और इनका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर है, रिलेटिव अबंडेंस जो है, ये इससे इनका कुछ लेना देना नहीं है। नंबर हो सकता है काफ़ी कम हो जैसे टाइगर, बट
वो कीस्टोन स्पीसीज होगी। तो रिलेटिव अबंडेंस से इम्पैक्ट बहुत ही ह्यूज होता है, अबंडेंस कम होगी बट इम्पैक्ट ज़्यादा, तो ये कीस्टोन स्पीसीज कहलाती है। एक्जॉटिक स्पीसीज या एलियन स्पीसीज ये नॉट प्रेजेंट इन नेटिव प्लेस, कहीं और से ये इंट्रोड्यूस की जाती हैं एक्जॉटिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। पर्टिकुलर रीजन, तो इसको बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। तो यहाँ पे एक आंसर हुआ फोर्थ, कीस्टोन स्पीसीज। Now we move to other question, question number 127. Green revolution succeeded due to improved crop varieties, better management practice, use of agrochemicals, all of the above. तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये 1960s में, हरित क्रांति, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। और यहाँ पर जो प्लांट्स यूज़ किए गए थे जिनकी वजह से हरित क्रांति हुई, वीट, राइस, तो इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज़ थी, ये हाइब्रिड वैरायटीज़ थी, ये भी सही है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ की गई थी, यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब यूज़ किए गए थे जिसकी वजह से ईल्ड बढ़ी थी। तो ये सारे ये, और इसमें से भी जो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल थे वो ये दो रीजंस, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो आंसर यहाँ पर सही होगा फोर्थ, 127। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 128। एन इंडिविजुअल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, दीज एट्रीब्यूट्स आर, तो यहाँ पे पॉपुलेशन और इंडिविजुअल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। डेथ, बर्थ, ये किसकी होगी, ये एक इंडिविजुअल की होगी, इंडिविजुअल का डेथ होगा, इंडिविजुअल का बर्थ होगा। बट डेथ रेट, बर्थ रेट, ये किसके, ये पॉपुलेशन के, ये भी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, एट्रीब्यूट्स है। इंडिविजुअल आइदर मेल होगा या फीमेल होगा, बट सेक्स रेशियो किसका होगा, ये भी पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन स्टडी जब करेंगे। तो इंडिविजुअल के लिए पूछ रहे हैं, आंसर होगा फर्स्ट, A एंड B। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। विच काइंड ऑफ मेरिस्टेम इज फ्री ऑफ वायरस, तो मेरिस्टेम्स आर फ्री ऑफ वायरस, मेरिस्टेम कल्चर किया जाता है वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। अपाइकल भी हो सकता है, एक्सिलरी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्ट नहीं होंगी। तो बोथ 1 एंड 2, और प्लस ये एवेस्कुलर है। तो 129 का करेक्ट आंसर फोर्थ। Now we move to other question, question number 130. Given below are two statements. Most of the industrialized nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. तो ये सही है, बायोडाइवर्सिटी रिच जो होंगे वो इक्वेटर के आसपास वाले जो कंट्रीज़ हैं, और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं ये बायोडाइवर्सिटी रिच नहीं है, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज से जो रिलेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज है कैन बी एक्सप्लॉयटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कॉमर्शलाइजेशन। तो ये भी ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ किया जाता है, इसीलिए इससे रिलेटेड क्या है, जैव चोरी, बायोपायरेसी। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं ये ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ कर लेती हैं विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। तो इस वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। The number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration, इसके लिए टर्म क्या सही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t+1 इज इक्वल टू NT प्लस, फार्मूला यहाँ पर आता है B+I, बर्थ प्लस इमिग्रेंट्स, माइनस D+E,
डेथ प्लस इमाइग्रेंट्स या इमाइग्रेशन। तो यहाँ पर ये लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर, ये इमिग्रेंट्स मतलब जो बाहर से इस पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स ऐड हो गए। यहाँ पर ये पॉपुलेशन ए थी, इसमें बाहर से इंडिविजुअल्स आ गए, और जो यहाँ से चले गए इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा ई माइग्रेशन। तो यहाँ पर एल्सवेयर, ई माइग्रेशन, इमिग्रेशन जो ये अंदर की तरफ आ रहे हैं। नेटैलिटी ये बर्थ रेट, मॉर्टैलिटी डेथ रेट। तो नेटैलिटी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, इमिग्रेशन ये भी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, और ई माइग्रेशन और डेथ ये पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेंगे। तो आंसर हुआ यहाँ पर फर्स्ट ई माइग्रेशन। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132. Transgenic animals may be useful for. Transgenic animals are those animals who have had their genetic material manipulated and possess foreign gene, और वो एक्सप्रेस भी होगी, तो उसे बोला जाएगा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ये किस लिए? तो स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए भी है, स्टडी ऑफ डिजीज़ के लिए भी, प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी, वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते हैं, प्लस केमिकल्स की टॉक्सिसिटी वगैरह चेक करने के लिए भी। तो 132 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133. The number of births during a given period in the population that are added to the initial density. यहाँ पर फिर से वही सेम फार्मूला, NT + 1 इज इक्वल टू NT प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E। तो बात हो रही है यहाँ पर गिवन पीरियड द पॉपुलेशन दैट आर एडेड, नंबर ऑफ बर्थ्स मतलब नेटैलिटी की बात हो रही है, बर्थ रेट। तो नेटैलिटी यहाँ पर, मॉर्टैलिटी डेथ से रिलेटेड है, और इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 134. Some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects. These insects are, तो Bacillus thuringiensis से यहाँ क्राई प्रोटीन्स, और ये आर्मी वर्म, टोबैको बर्ड वर्म एंड फ्लाइज एंड मॉस्किटो। अर्थवर्म और हुकवर्म यहाँ पर नहीं है। तो लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म, और डिप्टेरन्स इसमें फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। बीटल्स आएंगे कोलियोप्टेरन्स में, A, B and E. Now question number 135. Any part of a plant taken out and grown in a test tube under sterile condition in a special nutrient media are called. तो ये बात हो रही है टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर में जिस पार्ट को यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं एक्सप्लांट, और ये जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, मतलब सोमा क्लोन्स। और यहाँ पर बात पूछा जा रहा है किसके बारे में? एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो ये आंसर होगा एक्स प्लांट। और किसी भी पार्ट में क्यों यूज़ किया जा सकता है प्लांट में, टिश्यू कल्चर में? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है टोटीपोटेंसी की। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या हुआ? तो एबिलिटी टू फॉर्म द कंप्लीट प्लांट। तो एक्स प्लांट हो गया आंसर। 135 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 136. Select the incorrect match. All the cormorants in a wetland population. Population क्या है? Group of individuals of the same species. Group of individuals of the same species in a given geographical area.
किसको बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो ये सही है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग की भी हो सकती है, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग की भी हो सकती है। तो पॉपुलेशन लोटस प्लांट ये भी सही है। साइबेरियन क्रेन्स ये भरतपुर में है, सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलवेज मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, ये गलत है ऑलवेज की वजह से। हालांकि मोस्ट ऑथेंटिक जो होगा ये नंबर्स को काउंट करके ही है, बट परसेंटेज कवर या बायोमास को भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है बरगद का पेड़। फिर दूसरा रिलेटिव डेंसिटी, जैसे यूज़ किया जाता है फिश कॉट में, फिश कैच में, रिलेटिव डेंसिटी पर ट्रैप कितनी फ़िश कैच हुई हैं। और तीसरा जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें इसका एग्जांपल है पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स। किसके लिए है ये, तो ये टाइगर की नंबरिंग के लिए, टाइगर को काउंट करने के लिए, टाइगर सेंसस के लिए। आंसर हुआ यहाँ पर इनकरेक्ट 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 137, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। जीन थेरेपी ऑलरेडी डिस्कस किया था, 1990 में यूज़ की गई थी। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाती है, जो सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं। एडीए डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पिग, शीप, सही दिया हुआ है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, टेम्पररी क्योर ऑफ एडीए डेफिशिएंसी, ठीक है। एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये परमानेंट क्योर, ये गलत है। परमानेंट क्योर क्या है, ये जीन थेरेपी हो सकती है, बट ये अर्ली स्टेज में जब किया जाए, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब ब्लास्टोमियर्स की स्टेज जब हो, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जाइगोट जब डिवाइड करता है तो डॉटर सेल्स बनाता है, उनको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो इस स्टेज में जब अगर ये जीन थेरेपी की जाएगी तो ये परमानेंट क्योर हो सकती है। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर हो गया 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 138, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। मोनार्क बटरफ्लाई, बर्ड इज प्रेडेटर, डियर लाइन इज प्रेडेटर, रिसोर्सेज, फूड एंड स्पेस, पैरासिटिज्म, ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एपीफाइट किसी दूसरे पौधे पे जब ग्रो करता है कोई पौधा, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में ये एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। और कमेंसलिज्म किस तरह का इंट्रैक्शन है, तो ये +0 टाइप का। जो ऑर्किड है एपीफाइट की तरह, इसका तो फ़ायदा है, बट जिस पौधे पर ग्रो करेगा उसका ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो +0 टाइप का इंट्रैक्शन है। पैरासिटिज्म गलत दिया हुआ है यहाँ पर। रिसोर्सेज सही दिया है, डियर भी प्रेडेटर होगा इसके लिए लॉइन। मोनार्क बटरफ्लाई यहाँ पर बर्ड प्रेडेटर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड that carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animals। तो ये ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में यहाँ जीन मैनिपुलेशन होगा, फॉरेन जीन कैरी करेंगे, जिसकी वजह से ये सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं टू देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इसका फ़ायदा, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला भी। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन। तो टाइगर की जो गणना की जाती है, काउंटिंग की जाती है, उसे बोलते हैं टाइगर सेंसस। नेशनल पार्क में किस तरह से, तो पग मार्क्स और फीकल पैलेट्स। इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेथड, जरूरी नहीं है नंबर ही काउंट किए जाएं, जो पीछे क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किए है। तो 140 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। Now we move to other question. Question number 141. Which plant spread rapidly into millions of hectares of rangeland in Australia in 20s and was a cause of great havoc? तो 1920s में ये
प्रिकली पियर कैक्टस, कैक्टस की प्रजाति जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गई थी, बाहर से ला करके इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसको फिर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसका नेचुरल प्रेडेटर नेचुरल इन्वायरमेंट से लाया गया था, ये था मॉथ। तो आंसर हुआ यहाँ पर 141 का थर्ड। Next, given below are two statements when Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature. He was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. तो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से क्या होगा? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन से यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो होगा ये प्रभावित होगा। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसके लिए फाइट होगी। नेचुरल सिलेक्शन फेवर करेगा किसको? फेवरेबल ट्रेड्स को, और ये फेवरेबल ट्रेड्स जो हैं ये सर्वाइवल में हेल्प करेंगे। जो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, ज़्यादा मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है वो ज़्यादा फियर्स है, but interspecific is a potent force in organic evolution. Then abundant tortoise in Galapagos Islands became extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats. तो goats की चरने की क्षमता ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये abundant tortoise का extinction हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, कंपटीशन में दिया हुआ है। और ये किसका? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का। जिसकी बेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी थी उसने एक्सक्लूड कर दिया। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 142 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143। इफ ए प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स its prey, then the prey might become extinct, and following it the predator will also become extinct for lack of food. लेकिन ऐसा नेचर में होता नहीं है। जनरली प्रेडेटर जो होते हैं प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट का मतलब वाइज, और इस वजह से ये कभी भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ओवर एक्सप्लॉइट किया तो उनका भोजन ही ख़त्म हो जाएगा, और जिसकी वजह से प्रेडेटर का खुद का सर्वाइवल जो होगा वो भी खतरे में पड़ जाएगा। then the prey might become extinct and following it। तो ये स्टेटमेंट सही है। The monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of a special chemical present in its body। तो ये केमिकल डिफेंस का एग्जाम्पल है, और इसमें केमिकल किस स्टेज में आता है? तो कैटरपिलर स्टेज में, जब ये वीड पर फीड करता है, पॉइजनस वीड है, उस स्टेज में ये केमिकल इसकी बॉडी में प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो 143 का करेक्ट आंसर यहाँ पर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 143 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144। Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraints imposed by the abiotic and biotic components of the habitat in which they live। तो इकोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स जो लक्षण हैं उनके ऑर्गेनिज्म के हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट्स। जो कंस्ट्रेंट्स मतलब अवरोध जो उन पे इम्पोज किए जाते हैं, इम्पोज्ड बाय द एबायोटिक। एबायोटिक मतलब टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ये सब एबायोटिक। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कंपटीशन हो गया, प्रेडेशन हो गया, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। तो प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म ये +0 टाइप का इंटरेक्शन है, और यहाँ पर भी स्पीसीज दोनों साथ साथ ही होंगी। पैरासिटिज्म ये लिविंग इन और ऑन द बॉडी एंड डिराइविंग न्यूट्रिएंट्स को भी डायरेक्टली डिराइव करते हैं। तो ये सब कब पॉसिबल होगा? जब ये पास होंगे। तो ये पैरासिटिज्म में लेकिन ये
एक का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान, प्लस माइनस। और इसी तरह से प्रेडेशन में भी प्लस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है और स्पीसीज भी क्लोजली रहेंगी। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही दिया हुआ है और स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पर सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। ठीक है, यहाँ पर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। जहाँ पर पॉलिनेटर्स जो होंगे वो एनिमल्स हैं और ये एग्जाम्पल होगा को एवोल्यूशन का भी और को एक्सटिंक्शन का भी। और इसमें से कई एग्जाम्पल्स हैं जो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के हैं, जैसे फिग एंड वास्प, प्रोनिबोमाथ एंड यक्का प्लांट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now we move to other question. Question number 146. Given below are 2 statements. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. तो अगर सुपीरियर स्पीसीज़ को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये इसका जोग्राफिकल रेंज जो डिस्ट्रीब्यूशन का होगा वो बढ़ जाएगा और इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो ये एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव रिलीज का। कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज measured in terms of its R, the intrinsic rate of increase significantly lower in the presence of another species. तो अगर डोमिनेटिंग स्पीसीज है उसके प्रेजेंस में जो R है इंट्रिंसिक रेट, इसी को बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि की क्षमता R। तो ये यहाँ पर कम होगी कंपटीशन की वजह से जो इन्फीरियर है। तो ये सही है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है और 146 का पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। Now we move to other question. Question number 147. Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupts its reproduction, or even kill it. तो प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स जो हर्बीवोर्स को सिक करते हैं, जैसे कैलोट्रोपिस हो गया, केमिकल डिफेंस, मदार जिसको बोलते हैं, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पॉइजनस प्रोड्यूस करता है ये। इसके बाद स्ट्रिक्नीन, क्विनीन, ये सब भी इसमें केमिकल डिफेंस के ही एग्जाम्पल्स हैं। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। तो इसमें डिफेंसेस में मॉर्फोलॉजिकल में जैसे थॉर्न्स हो गया जो कैक्टस वगैरह में प्रेजेंट है, मॉर्फोलॉजिकल में थॉर्न, कैमोफ्लॉज, मिमिक्री, केमिकल डिफेंस। तो कई सारे वेरियस डिफेंसेस हैं प्रेडेशन से बचने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये ऊपर वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो 147 का करेक्ट आंसर हो गया 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 148। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज पैरासाइट इन ट्रू सेंस। तो इसमें पैरासाइट कौन सा होगा? फीमेल एनाफिलीज बाइट्स एंड सक्स ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस। ये एक्चुअली डायरेक्ट न्यूट्रिशन के लिए नहीं, ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए ब्लड फीड करती है, तो इसलिए इसको पैरासाइट नहीं कंसिडर किया जाता है। ह्यूमन फीटस डेवलपिंग इनसाइड द यूट्रस। तो ह्यूमन फीटस जो मदर के अंदर डेवलप हो रहा है, इसको भी पैरासाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सेम स्पीसीज़ के हैं। डिफरेंट स्पीसीज़ का होना चाहिए जो बॉडी के अंदर हो, इन और आउटसाइड द बॉडी हो,
पैरासाइट को अगर लेवल करना है में इन और ऑन द बॉडी एंड ड्राइविंग न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहा हूँ फ्रॉम द होस्ट, तब इसे पैरासाइट लेवल किया जाएगा। और डिफरेंट स्पीसीज क्यों? तो यहाँ पर हेड लाउज लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लेइंग एग्स ऑन ह्यूमन हेयर, तो ये सही है, ये ऑन द बॉडी है। कुकू लेज इट्स एग इन क्रोज नेस्ट, ये ब्रूड पैरासिटिज्म है, इट इज़ नॉट ट्रू पैरासिटिज्म, क्योंकि यहाँ पर भी भोजन नहीं ऑब्टेन किया जा रहा है, ना ही वो उसकी बॉडी पे रह रहा है, ना ही अंदर रह रहा है। तो आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। इफ इन ए पॉपुलेशन 200 इंडिविजुअल्स प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स यहाँ पर कम दिए हुए हैं, रिप्रोडक्टिव में ज़्यादा दे रखे हैं, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव यहाँ पर भी ये कम है। तो इसमें पूछा गया विच टाइप ऑफ एज पिरामिड इज रिप्रेजेंटेड, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड कौन सा होगा? एक्सपेंडिंग में प्री वाला जो होता है वो ज़्यादा होता है, एक्सपेंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन रिप्रोडक्टिव। इस टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव के बराबर होगी, लगभग इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। और डिक्लाइनिंग में प्री वाले जो होते हैं ये कम होते हैं, प्री इज लेस देन रिप्रोडक्टिव, तो ये डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हुआ? ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, आंसर होगा थर्ड 149। Now we move to other question. Question number 150. Which of the following chemical substances are produced by plants as defense against grazers and browsers? तो क्विनीन, ओपियम, स्ट्रिक्नीन, निकोटीन, ये सारे ही जो हैं ये केमिकल डिफेंस के एग्जाम्पल्स हैं, जो इनको हर्बीवोर्स, ग्रेजर्स एंड ब्राउजर से बचा करके रखेंगे। तो आंसर हो गया फोर्थ। सो आई हैव कवर्ड माय पोर्शन, नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय एलिस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 150 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं और 151 से 180 तक मैं आपको कराने आया हूं। और आपको पता है आप लोग टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और ऑल इंडिया नीट टेस्ट का 18 टेस्ट चल रहा है और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 151 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देखिएगा। 151 क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्टेड चेंजेस इन टू पॉपुलेशंस। दो पॉपुलेशन दी गई है बेटा, कितनी पॉपुलेशन दी गई है? दो पॉपुलेशन की बात कर रहा है और ए एंड बी ऑफ द हर्बीवोर्स इन ग्रासी फील्ड, दोनों हर्बीवोर्स हैं और ग्रासी फील्ड की बात कर रहा है। और द पॉसिबल रीजन ऑफ दीज चेंजेस इन दैट, तो आपको पता है कि हर्बीवोर्स हैं तो ट्रॉफिक लेवल 1 में होंगे या 2 में, तो ट्रॉफिक लेवल 1 में तो प्रोड्यूसर होंगे, ट्रॉफिक लेवल 2 में दोनों पाए जाएंगे। और अगर दोनों हर्बीवोर्स है तो ग्रासी फील्ड में तो ग्रास सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रहे होंगे। अगर दो स्पीसीज आपके पास ए और बी सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेंगे तो कंपटीशन ये कहता है कि अगर दो स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की आर वैल्यू डिक्रीज होगी, दोनों की आर वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आपके पास दोनों की आर वैल्यू डिक्रीज है तो दोनों इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, दोनों के नंबर उतने तेजी से नहीं बढ़ पाएंगे, दोनों डोमिनेंट नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब अगर कोई ऐसा है कि ए स्पीसीज जो है वो आपके कंपटीशन में अब कम होती जा रही है और जबकि बी स्पीसीज ने कंपटीशन करके अपने आप को बढ़ा लिया है, इसका मतलब जीत कौन रहा है? जीत रहा है बी वाला। इसका मतलब उसने कंपटीशन किया और कंपटीशन में बी वाला ए से जीत गया, तभी ये ग्राफ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो लिखा हुआ है पॉपुलेशन ए प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग
मोर ऑफस्प्रिंग देन द पॉपुलेशन बी? ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन ए कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन बी, लिख रहा है पॉपुलेशन ए ने कंज्यूम कर लिए, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है बोथ पॉपुलेशन इन दीज हैबिटाट डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज नहीं कर रही। फिर लिखा पॉपुलेशन बी कॉम्पिटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन द पॉपुलेशन ए। ये वाली बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच के सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो बताओ बैम्बू स्पीसीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर टाइम। बिल्कुल बात सही है। बम्बू स्पीसीज जो होता है वो अपने लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है। ऑयस्टर और प्लाजिक फिश की बात आपने सुनी होगी, वेरी लार्ज साइज, साइज नहीं लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ये वाली बात गलत। प्लाजिक फिश प्रोड्यूस स्मॉल साइज और वेरी लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ये बात सही है। और मैमल्स जो होंगे प्रोड्यूस करेंगे लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग। आपने लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में सुना होगा कि ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इवॉल्व करने के लिए ऐसी टेक्निक अपनाई है जिससे उनके नंबर और उनके साइज के हिसाब से वो अपनी रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है, और तो इसमें देखना कि उसका साइज जो होगा मतलब बॉडी साइज कम होगा। स्मॉल साइज पॉपुलेशन साइज, स्मॉल अगर साइज का है तो उसका पॉपुलेशन का साइज भी ज्यादा है। अगर स्मॉल आपके पॉपुलेशन का साइज कम है तो ये देखना कि रिप्रोडक्शन भी कम बार कर रहा होगा और पॉपुलेशन का जो मतलब जो ना इंडिविजुअल का साइज होगा वो बड़ा होगा। तो देखो मैमल्स जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं लार्ज साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज साइज बोला है, ठीक है बेटा, लार्ज नंबर नहीं। तो ये वाली बात समझिएगा। आंसर आपके पास 152 का सेकंड आएगा। 152 का आंसर सेकंड हो जाएगा बेटा। अगला 153, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको छाटना है। लिखा वो लिवर फ्लूक का इंटरमीडिएट होस्ट, मतलब कह सकते हैं सेकेंडरी होस्ट स्नेल होता है, ये भी ठीक है। लिवर फ्लूक का इंटरमीडिएट होस्ट फिश भी होता है और लिवर फ्लूक का प्राइमरी होस्ट आपके पास ह्यूमन, ठीक है। और कस्क्यूटा लार्ज ग्रीन लीव्स प्रेजेंट, तो भाई साहब लार्ज ग्रीन लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, ये वाली बात हो गई गलत, क्योंकि ये है टोटल पैरासाइट। क्या है बेटा? टोटल पैरासाइट है बेटा ये। और ये इवोल्यूशन के दौरान क्लोरोफिल इससे डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास लीफ नहीं होगी क्योंकि वो पैरासाइट है, तो वो फूड खुद से नहीं बनाएगा, अपने होस्ट से लेगा, ठीक है बेटा। 153 का 4। अगला देखिए 154, ऑर्गन ऑफ डिफेंस। ऑर्गन्स की बात कर रहा है, ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द प्रेडेटर फाउंड इन। तो ऑर्गन के बाद में अकेशिया और कैक्टस में आपको पास थॉर्न या स्पाइन देखने को मिल रहा है। कार्डियक में तो केमिकल बना रहा है, केमिकल नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, और इसमें पॉइजन की बात की जा रही, लेकिन इसमें ऑर्गन नहीं है, इसमें ऑर्गन डिफेंस के लिए नहीं है, जबकि यहां पर डिफेंस के लिए ऑर्गन प्रेजेंट है। तो आपके पास ए और बी आंसर हो जाना चाहिए। फर्स्ट 154 का फर्स्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला आपके पास क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ इन द फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन। तो कह रहे हैं कि फीमेल बी का कलर पैटर्न चेंज हो गया है। क्या हो गया है? चेंज। वो किसी रीजन से एवोल्यूशन के दौरान या फिर एडाप्टेशन के दौरान हो गया हो। तो बताइए आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑर्किड और ऑफ्रिस में। तो एक बात को याद रखिएगा कि यहां पर आपके पास स्यूडो कॉपुलेशन जैसा फिनोमिना है। स्यूडो कॉपुलेशन जैसा फिनोमिना क्यों है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई आपको सेम ही बी से जो आपके पास ये फीमेल बी कोल्पा भी होता है, इसी से आपको पॉलिनेशन कराना है। तो क्या करते हैं कि जो पैटल होता है प्लांट का, उस पैटल को वो ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि वो फीमेल कोल्पा भी लगता है, और फीमेल बी लगता है तो वो आकर उससे स्यूडो कॉपुलेट करने लग जाता है। अगर फीमेल बी का कलर चेंज हो गया इवोल्यूशन के दौरान, तो जिस पैटल से वो उसका मिमिक्री कर कर उसके जैसा शेप ले रहा था, तो कलर में भी इवोल्यूशन करना पड़ेगा।
प्लांट्स को उसी कलर को अपनाना पड़ेगा जो इवोल्यूशन करके फीमेल बी ने किया है, तभी आपका स्यूडो कॉपुलेशन फिनोमिना पाया जाएगा, तभी आप पॉलिनेशन कर पाओगे। तो आप यहां पर समझिए कि फीमेल कलर बी का पैटर्न अगर चेंज हुआ है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात गलत है। नंबर ऑफ फ्लावर इन ऑर्किड हाईली इंक्रीज हो जाएंगे, नहीं। वन पेटल ऑफ ऑर्किड फ्लावर आल्सो चेंज टू मेंटेन देयर रिजेम्बलेंस। और यहां पर पेटल की बात करी जाती है, एक पेटल ऐसा चेंज होता है, ना कि सेपल। यहां पर सेपल लिख दिया, आंसर गलत हो गया। आपके पास आंसर 155 का थर्ड हो जाएगा, 155 का थर्ड हो जाएगा बेटा। अगला देखिए, लिखा हुआ मैच द फॉलोइंग। फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो जो है वो साउथ अमेरिका से, आप इसे मैच कराइएगा, है ना, बी हो गया। फिर गैलोपैगोस आपको पता है, एबिंगडन टॉर्टवाइज ए हो गया। स्कॉटलैंड कॉलैंड का फील्ड एक्सपेरिमेंट डी हो गया। और मेडिटेरेनियन ऑर्किड आपके पास ऑफरेस सी, BADC आंसर आपको फर्स्ट देखने को मिल रहा होगा। BADC आंसर फर्स्ट मिल जाएगा आपको बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है हाउ डज बीटी टॉक्सिन किल द लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट। तो बीटी टॉक्सिन कैसे किल करती है लार्वा ऑफ सर्टेन इंसेक्ट की? तो कह रहे हैं कि बाई बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑन मिडगेट एपिथेलियल सेल क्रिएटेड पोर लीडिंग द स्वेलिंग एंड लिसिस। बिल्कुल बात सही है। और पीएच कैसा होगा? एल्कलाइन पीएच में ऐसा काम हो जाता है बेटा, है ना। एल्कलाइन पीएच में जो आपके पास प्रोटॉक्सिन थी वो एक्टिवेट होकर टॉक्सिन फॉर्म में बदल जाएगी। लिखा हुआ बाय स्टॉपिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लार्वा सेल, ये नहीं है रीजन। अल्टरिंग द सेंट्रल डॉगमा टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ द गट ऑफ लार्वा, नहीं। और स्टॉपिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं। आंसर फर्स्ट सही है, 157 का फर्स्ट। ठीक बेटा, चलो अगला क्वेश्चन बताना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। और करेक्ट किसके लिए? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के लिए। लिखा हुआ इट वाज फर्स्ट डिवाइस टू प्रोटेक्टिंग द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट फ्रॉम फंगस मिलोइडिगाइनी इंकॉग्निशिया। सारी लाइनें सही हैं, लेकिन यहां फंगस नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए निमेटोड। निमेटोड है ये, फंगस नहीं है, तो गलत हो गया पहली लाइन। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, आपके पास ओनली यूकैरियोट्स की बात की जाती। फिर लिखा है पेस्ट स्पेसिफिक जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द होस्ट प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर विच प्रोड्यूस बोथ सेंस और एंटीसेंस आरएनए। यस, और इसी की वजह से बनता है आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसे डाइसर के जरिए काट दिया जाता है। तो आपके पास यहां पर थर्ड ऑप्शन सही है। और फोर्थ देख रहे हैं, द स्पेसिफिक mRNA ऑफ द पेस्ट इज साइलेंस बाय द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात नहीं। आंसर क्या हो जाता है? थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा, थर्ड सही है। अगला देखिए, लिखा हुआ हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स में ट्रांसपोसोन्स होते हैं, ये बात सही है। आरएनए इंटरफेरेंस मेथड जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के लिए, ये भी सही है। ये एक तरह का आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस है, किसके लिए? यूकैरियोट्स के लिए, आपको ये बात पता होना चाहिए। और क्राई सेकेंड एबी कॉटन बुलवॉर्म के लिए, सारी बातें सही हैं। आंसर 4 होना चाहिए। आंसर फर्स्ट, चारों बातें सही हैं इसमें। ठीक बेटा, चलो आगे ले चलते हैं, आगे ले चलते हैं। लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच आपको निकालना है, बताओ। इनकरेक्ट मैच में बीटी का मतलब बैक्टीरियोफाज, बिल्कुल गलत। बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस, है ना। आर्मी बॉम्ब एनेलिडा, आर्मी बॉम्ब एनेलिडा नहीं होता भाई साहब। आपके पास टोबैको बड बॉम्ब प्लेटिहेल्मिन्थेस नहीं है। ये सारे आपके पास आर्थ्रोपोडन्स होंगे, है ना। लैप्डोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, डिप्टेरन। तो आंसर आपके पास सारे के सारे इनकरेक्ट हैं, 4 हो जाएगा। 160 का क्या हो जाएगा? 4। चलिए अगला देखिए, लिखा हुआ है रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड। तो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च एरिया में क्या मतलब है? इसमें रिसर्च एरिया का मतलब यह है कि जिसमें अभी भी मॉडिफिकेशन करके हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज या बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को और अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो रिसर्च एरिया क्या है? प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट
कैटलिस्ट इन द इम्प्रूव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, ये भी सही है, और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस वाली बात सही है। तीनों बातें सही है, आंसर 4 बन जाएगा बेटा। आपको बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन में आपके पास ये तीनों रिसर्च एरिया साफ साफ लिखे हुए हैं, जिसमें पहला आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेकर आपके पास है, दूसरा आपके पास है वो उस कैटलिस्ट को लेकर, तीसरा है आपके पास डाउन स्ट्रीमिंग, मतलब जब भी आप टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें आप अच्छा करके आप बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को और अच्छे से यूज कर सकते हैं। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। 1983 an American company prepared two DNA sequences corresponding A and B chain of the human insulin and introduced them into the plasmid of dash dash to produce insulin chain। तो 1983 में वो कौन सी कंपनी थी? उस कंपनी का नाम था एली लिली। एली लिली कंपनी ने आपको, एक अमेरिकन कंपनी है जिसने ह्यूमन इंसुलिन बनाया ए और बी चेन को आपके डिफरेंट बैक्टीरिया में, मतलब ई कोलाई के डिफरेंट स्ट्रेन में बनवाया और डाइसल्फाइड बॉन्ड से उसे जोड़ दिया, और इस तरह से बनकर तैयार हुई ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाली एक्टिवेटेड या फिर एक्टिव प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। और ये बनवाई गई आर्टिफिशियली, तो इसी को हम कहने लग जाते हैं ह्यूमुलिन। क्या कहने लग जाते हैं? ह्यूमुलिन। तो आप इली लिली और इकोलाई जहां लिखा हुआ है, आंसर ये बन जाएगा। आंसर 4 बन गया बेटा। आंसर क्या हो जाएगा? 162 का 4। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन इंडिया हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। तो इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में अभी तक 12 जेनेटिकली इंजीनियर्ड थेरेपेटिक यहां पर यूज की जाती हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला लिखा हुआ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिस्पोजल ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज टर्म्ड एज। तो अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात करिए जिसमें पॉल्यूटेंट का डिस्पोजल, जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट्स का यूज किया गया, मतलब जो वाटर में जो सी में है, तो ऑयल्स को रिमूव करने के लिए आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाए जो वहां पर पॉल्यूटेंट्स को कम करेंगे। तो ऐसे को हम क्या टर्म देते हैं? उस टर्म का नाम होता है बायो रेमेडिएशन। क्या? बायोटेक्नोलॉजी का यूज, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज पॉल्यूटेंट्स को डिस्पोज करने के लिए। तो वो टर्म क्या कहलाया जाता है? वो टर्म कहलाया जाता है बायो रेमेडिएशन। चलिए अगला बताइए। लिखा हुआ अ नंबर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्रोड्यूस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गोल कैन नॉट अचीव। ये याद रखिएगा, कैन नॉट अचीव बाई जीएमओज, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से कौन सा गोल अचीव नहीं किया जा सकता। तो लिखा हुआ स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल किया जा सकता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंटीट्रिप्सिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर्स, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एल्जाइमर्स के लिए नहीं है, ये एम्फाइसिमा के लिए है। लिखा हुआ है टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, ये सही है। स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन टुवर्ड्स द डिजीज डेवलपमेंट, ये भी बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, 165 का। ठीक है बेटा। अगला लिखा हुआ है टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज विच इंक्लूड। तो जो ट्रांसजेनिक मॉडल है वो आपके पास किसके लिए काम कर रहे हैं? कौन सी डिजीज उसमें आ रही हैं? तो भाई साहब ट्रांसजेनिक मॉडल जीएमओज कैंसर को हम मतलब जो ना उसे डिटेक्ट चेक करने के लिए कर रहे हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर्स, ये सारी डिजीज के बारे में हम पता लगाने के लिए कैसे होती हैं, इनकी दवा क्या हो सकती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, है ना, ये सब पता लगाने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, जीएमओ। तो आंसर आपके पास ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल। चलो अगला बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है? बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर। हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड वैरायटी ऑफ बासमती ग्रो इन इंडिया। तो ये आपके पास कितनी वैरायटी है जो आपके पास इंडिया में यूनिक अरोमा और फ्लेवर वाली जो बासमती उगाए जाते हैं इंडिया में, तो वो हो गए 27, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन। अगला देखिए, हाउ मेनी वैरायटी ऑफ राइस हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। 2 लाख वैरायटी, 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस। आंसर थर्ड।
कितना? 2 लाख वैरायटी बेटा। चलो अगला बताइए, लिखा हुआ द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। हमने कहा बायो रिसोर्सेज का यूज कर लें, है ना, हमने जीन का मॉडिफिकेशन किया, हमने वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाई और उसका यूज मुझे अगर बिना बताए किया जाएगा तो इसे बायोपायरेसी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बायोपायरेसी। आप यहां पर सेकेंड पर आइए, 169 का क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। अगला, द एडेनोसिन डीएमिनेज इज क्रूशियल फॉर, तो ये एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है, नाम है एडीए, और एडीए की डेफिशिएंसी आपकी हो जाएगी तो ये इम्यून सिस्टम पर अफेक्ट करेगा, और इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाली सेल्स जो होती हैं उनका नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन और प्रोलिफरेशन पर अफेक्ट डालेगा, चाहे बी लिम्फोसाइट हो या फिर टी लिम्फोसाइट। हार्ट बीटिंग पर इफेक्ट नहीं, हेयर फॉल पर नहीं, इम्यून सिस्टम पर सीधे सीधे आएगा। 170 का थर्ड हो जाएगा बेटा। 71, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में क्या क्या इंक्लूड है बेटा? थेरापेटिक्स, दवा बनाने में, दवा को मतलब बीमारियों को डायग्नोस करने में यूज है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने में एग्रीकल्चर के लिए, प्रोसेस्ड फूड, पैकेजिंग वाले फूड, हमने कहा पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, एनर्जी को प्रोडक्शन के लिए, ये सारे के सारे एप्लीकेशन है, सारे इंक्लूड है, ऑल। आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। 171 का आंसर 4 हो जाएगा बेटा। 172, द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर विच डिजीज, तो फर्स्ट जीन थेरेपी कब की गई, किसे ट्रीट करने के लिए की गई, ये सब जानकारी मांग रहे हैं। तो बताओ, सिकल सेल एनीमिया के बारे में जीन थेरेपी नहीं थी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए नहीं थी, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी को लेकर थी, एपिफिलिया को लेकर नहीं। और आपको पता है कि जब लिम्फोसाइट की कमी हो जाएगी तो सीवियरली कंबाइंड इम्यूनो डिसऑर्डर हो जाएगा, और ये इसके डिजीज आपके पास हो जाएगी। और ये याद रखिएगा, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है। ये कैसी डिजीज है? कॉन्जेनाइटल डिजीज। आंसर 172 का थर्ड। 173, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें से कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है? ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। पीपीएलओ ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट सेल है, साइज इसका 0.1 माइक्रोमीटर होता है। जीएमओज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होगी। एआरटी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें जिफ्ट, गिफ्ट, आईयूटी वगैरह आता है। तो ये वाले आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। 5174 भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि ये वायरस है। तो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी और सी आएगा, आंसर सेकंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड। 173 का। चलो अगला बताओ। 174, व्हाट इज द प्रोब? प्रोब होता क्या है? तो प्रोब में आप यूज करते हो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसे आप टैग करोगे, हाइब्रिडाइज कराओगे आपके नॉर्मल डीएनए से, नॉर्मल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से, लेकिन वो पहचान में आ जाए उसके लिए हमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल का भी यूज करना पड़ेगा, टैग्ड विद रेडियो एक्टिव। तो इसके तौर पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी ले सकते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी ले सकते हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का कोई रोल नहीं, क्योंकि मुझे हाइब्रिडाइज कराना है। हाइब्रिडाइज कराने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड ही चाहिए होगा, ना कि डबल स्टैंडर्ड। तो ए और बी आंसर सही होगा। सर्टेन कैंसर्स का पता लगाने के लिए हम प्रोब टेक्निक का भी यूज करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 175, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट? कैंसर पेशेंट के लिए किस टेक्निक का यूज कर सकते हो म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए? तो म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए आप क्या करो, तो आप वहां पर एलाइजा टेस्ट कराओगे नहीं, आप पेज आरएनए इंटरफेरेंस नहीं, आप क्या करो, उस जीनोम को मल्टीपल कॉपी बना लो। आप पीसीआर का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पीसीआर।
ह्यूमन उसके जीनोम को डिटेक्ट कर सकते हो और जीनोम की फिर स्टडी कर सकते हो उसके म्यूटेशन की प्रोब से। तो आप पीसीआर हेल्प करेगा इस कैंसर में, ना कि एलाइजा, ना ही पेज, ना ही आरएनए इंटरफेरेंस। आगे रोजी काव, रोजी एक ट्रांसजेनिक काव है, इज नोन टू प्रोड्यूस टाइप ऑफ मिल्क विच हैज ऑल फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को मत भूल जाना, एक्सेप्ट में बात कर रहा है, लिखा हुआ प्रोटीन इनरिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये बात सही है क्या? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन वाली बात सही है या नहीं? तो बताइए, आपके पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा के लिए था, जबकि लैक्ट एल्बुमिन आपके पास प्रोटीन के लिए है। फिर लिखा हुआ अ मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क, क्योंकि प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा लिया है तो भैया ज्यादा बैलेंस्ड हो गया। वाज प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2001, तो ये 2001 की बात है या 1997 की बात है? ये है 1997 की, तो ये वाली बात आपके पास गलत हो गई और आंसर 176 का 4 हो गया। अगला लिखा हुआ सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मेकिंग द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, आपके पास स्टेटमेंट करेक्ट बताना है और कौन सा प्लांट बनाना है? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। हार्मफुल इंसेक्ट को पेस्ट कहते हैं बेटा, तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ट्रांसपोसोन्स आर यूज्ड, ट्रांसपोसोन्स मोबाइल जेनेटिक कैरियर होते हैं तो हाँ यूज कर सकते हैं। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्ले यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम, ये भी बात सही है। और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, तभी हमने कहा था कि भैया जैसे कि आपको मिलाइडी गाइनी इनकॉग्निशिया के केस में हमने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया है। आंसर 4 हो जाएगा, ऑल सारी बातें सही है। अगला 178 क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है? लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब वन पार्टी बेनिफिशियल एंड अदर पार्टी नॉर बेनिफिशियल नॉर हार्म्ड। लिखा हुआ वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज अनअफेक्टेड, तो मतलब एक स्पीसीज नेगेटिव में एक जीरो में, तो ये कमेंसलिज्म नहीं होता, ये तो अमेंसलिज्म है। क्या है बेटा? अमेंसलिज्म। फिर लिखा वन स्पीसीज हार्म्ड और दूसरी स्पीसीज बेनिफिटेड, तो ये वाला भी कमेंसलिज्म नहीं है, ये प्रेडेशन हो सकता है, ये पैरासिटिज्म हो सकता है। फिर लिखा वन स्पीसीज बेनिफिटेड और दूसरी अनअफेक्टेड, यस ये कमेंसलिज्म आ गया, ये कमेंसलिज्म है। फिर बाद में वन स्पीसीज हार्म एंड अदर इज पार्शियली बेनिफिटेड, ये भी नहीं होगा। आंसर थर्ड सही है, 178 का थर्ड। 179 which of the following statement is correct in between lichen and mycorrhiza? लाइकेन और माइकोराइजा के लिए करेक्ट बात बतानी है, तो याद रखिएगा लाइकेन और माइकोराइजा दोनों सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। तो देखो बोथ आर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, यस। बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल, यस। कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर, यस। सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। नॉन सिम्बियोटिक वाली गलत हो गई, और दोनों में एक पार्टनर फंजाई तो है ही, चाहे लाइकेन हो एल्गी प्लस फंजाई, माइकोराइजा हो हायर रूट की प्लांट और फंजाई। तो ए, बी और डी सही है। आंसर फर्स्ट सॉरी 179 का फर्स्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये है आपके पास अब आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन आप देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सॉरी, लिखा हुआ समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो नीड टू द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी सर्व्स द पर्पस इक्वली वेल। बिल्कुल बात सही है। कभी कभी हम पॉपुलेशन डेंसिटी में हम नंबर्स को काउंट नहीं करते, कभी कभी हम रिलेटिव डेंसिटी का यूज करते हैं, जैसे कि 100 पार्थेनियम प्लांट और एक ह्यूज बनियन ट्री। जैसे कि अगर मुझे पॉपुलेशन बतानी है फिश की, तो एक जगह में एक पर्टिकुलर एरिया का हमने ले लिया, उससे एक कैच में जितनी फिश आई उससे हमने फिर मल्टीप्लाई करके टोटल फिश बता दी। ऐसे ही हमने पग मार्क और फीकल मैटर के बिहाफ पर हमने टाइगर का सेंसस किया है। तो ये सब उसके एग्जाम्पल। लिखा हुआ द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर,
बिल्कुल, ये बात तो सही है कि भैया किसी भी पॉपुलेशन का साइज हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। ये बात पर डिपेंड करता है फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, वहाँ पर वेदर क्या है, वहाँ पर कंपटीशन कैसा है, ये सब बातों पर डिपेंड करता है। हाई माइग्रेशन is the number of individual of same species that have come into the habitat from elsewhere, कहीं से भी आ जाना during the time period under the consideration, ये बात सही है। हाई माइग्रेशन का मतलब किसी अदर पॉपुलेशन से सेम स्पीसीज का किसी अदर पॉपुलेशन में आ जाना। अंडर द नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये बात गलत है, लीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कहा जाए कि भैया नॉर्मल कंडीशन में बर्थ और डेथ ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी पॉपुलेशन डेंसिटी में, लेकिन अगर कई न्यू कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, नई कॉलोनी बसा रहे हैं, तो वहां पर हाई माइग्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है देन द बर्थ। तो आपके पास ये वाली बात गलत हो गई। 180 का आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो गया बेटा? 4। तो ये था बेटा आपके पास नीट का 18 नंबर टेस्ट, जिसमें टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, आपके नीट के दिन बहुत कम बचे हुए हैं। अपनी तैयारी को और बूस्ट करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, हम लोगों से भी बताइए हम कैसे आपकी हेल्प और कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, लगे रहिए, धन्यवाद।